हेलो, मैं आलोक राजावत एरिना एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी बच्चों को बताया गया था कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके हर टॉपिक वाइज सोल्यूशन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज ये मैथ का सोल्यूशन होने जा रहा है जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन होंगे। हम सभी बच्चों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी टीम और हमें एक नया उत्साहवर्धन मिले और इस काम को और आगे अच्छे से सुचारू रूप से करते हुए चले। ठीक है, तो मैथ का पहला क्वेश्चन आज का है। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बतानी है। क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया था इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है ऊपर से। रास्ता ए में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे लग जाएंगे। और रास्ता बी से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसे 5 घंटे लग जाएंगे। और रास्ता सी से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जा रहा है तो उसे कितने घंटे लग जाएंगे? 5 घंटे लग जाएंगे। रास्ता डी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितने घंटे लग जाएंगे? उसको 6 घंटे लग जाएंगे। और हमें निकालना है औसत, तो हम कहेंगे जब औसत निकालना है हमें क्या निकालना है? इसे औसत निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पर कुल की बात करेंगे यहाँ पर, तो कुल दूरी बटे कुल समय हम बात करेंगे। कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है। और कुल समय की बात कर लें, समय की बात कर लें तो 4 घंटे लगे, 5 घंटे, फिर से 5 घंटे लगे और फिर से 6 घंटे लगे। तो अगर ऊपर जोड़ना चाहे तो 20 और 15 35 और 10 45 और 24 69। तो हम कह सकते हैं कि 69 किलोमीटर की दूरी में हमें कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 20 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं? 20 घंटे लग रहे हैं। तो पहले दोनों को इसको काट लेंगे। इसको जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 से कटेगा 20, फिर ये आएगा कितना? दशमलव, फिर ये 20 से कटा कितना? 4, फिर ये कट के कितना आ जाएगा? ये 5। तो हम कहेंगे 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति की जो औसत चाल आएगी वो औसत चाल कितनी आ जाएगी? 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मैथ के पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन इसका है 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि 5x माइनस के 2y अनुपात x माइनस के 2y बराबर 9:17 है तो 9x अपॉन 13y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास सवाल जो दिया गया है वो सवाल दिया गया है ये कि 5x माइनस के 2y अपॉन, इसके बाद ये दिया गया है x माइनस के 2y और बराबर दिया गया है 9/17। मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 85x माइनस के 34y बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस के 18y। ये जब इधर आएगा तो हमारे पास ये घटेगा जब 9x इसमें तो बचेगा कितना? ये 76x और ये 34y उधर जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा कितना? हमारे पास 16y। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इसको हम लिख सकते हैं x और ये y इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16/76। और इसको हम 4 से काट सकते हैं। 4 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा? ये 4, और ये अगर काटेंगे 4 एकम 4 और 9 बार में 36, 3 बचा 36, 9 बार कट गया ये। तो x का मान 4 है और y का मान कितना दिया है यहाँ पर? 19 दिया है। कितना दिया है? 19। और आपसे क्वेश्चन में अब ये मान इसमें रखना है हमें, इसमें। तो किस में रखना है बात करेंगे यहाँ पर। मान इसमें रखा गया है 9x अपॉन 13y तो हम कहेंगे 9 और x का मान यहाँ पे कितना है
4 और 13 और y का मान यहाँ पे कितना दिया है 19। तो अगर हम मल्टीपल कटेगा है नहीं कोई इसमें, तो हम कहेंगे 9 इंटू 4 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36 और 19 इंटू 3 57 हासिल 5 19 एकम 19 और उसके बाद 5 कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 36/247। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर आएगा 36/247। तो इसका भी आपका पहला ही सही है 36/247। ठीक है बच्चों, ये मैथ का दूसरा क्वेश्चन था और इसका जो आंसर है वो 36/247 है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में? तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यक्त की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर उसे 440 रुपए का लाभ हो? यानी उसे लाभ कितना हो रहा है 440। देखिए हमेशा छूट दी जाती है, छूट जो दी जाएगी वो एमआरपी पे दी जाती है। एमआरपी पे कितने परसेंट की छूट है 20% और एमआरपी है कितनी 72,000। तो इस बात से कह सकते हैं कि अगर इसमें 20% की डिस्काउंट हो गया होगा तो 80% बेचा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 72,000 का यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 80%। तो 72,000 का जब 80% अगर निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 0 0 और ये 6 और इसके बाद और 8 से 56 और एक हासिल था हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 57। यानी कह सकते हैं कि 57,600 रुपये पे उसने पहली बार उसने क्या कह दिया है, उसने डिस्काउंट दिया है, यानी डिस्काउंट देके बेचा है। और इस पे कितने के उसे लॉस हुआ है, इसे 10% का लॉस हुआ है। मतलब ये 57,600 रुपये किसके परसेंट के बराबर होंगे? तो ये 90% के बराबर है। किसके बराबर है ये 90%। और सीपी कितने परसेंट होती है 100%। तो हम कह देंगे इसका 100% निकालना है। इसका क्या निकालना है हमें 100% इसका निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे कितने परसेंट आ जाएगा 1 और 9 से जब काटा तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार कटा और बचा कितना यहाँ पर 3 54 3 बचेगा। तो 9 36 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 640। 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 640। और सीपी कितने परसेंट होती है? अगर हम सीपी की बात कर ले तो सीपी कितने परसेंट होती है 100। तो 100% कितना यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 64,000। यानी उस वस्तु की जो सीपी आई वो 64,000 आई है। अब 64,000 रुपये उस वस्तु की सीपी आई है। कितनी आई है उसकी सीपी आई है। और हमने कहा कि लाभ उसे कितना कमाना है, हमें लाभ उसे कमाना है 440 रुपए का। तो इस सीपी पे 440 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें हम कितना जोड़ दें, इसमें 440 रुपए इस पे जोड़ दिया जाए। तो ये 0 ये 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और ये 6। यानी कह सकते हैं 64,440 रुपए में इस बार बेचना है वस्तु को। तो एमआरपी उसकी 72,000 रुपए है। एमआरपी कितनी दी गई उसकी 72,000 और बेचा कितने में है 64,440 रुपए में उसको बेचा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंट ले लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। तो 0 और इसके बाद 6 बचेगा, 10 में इसके बाद 5 बचेगा और 11 में से 4 के कितना बचेगा 7। यानी 7560 रुपए की छूट देगा। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है एमआरपी पे। एमआरपी कितनी है यहाँ पर 72,000 और परसेंटेज छूट बतानी तो इंटू 100। क्या बतानी है इसमें परसेंटेज छूट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 0 0 0 तो 3 0 कट जाएंगे और ये 9 से काट सकते हैं हम लोग। अगर 9 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 72, फिर इसके बाद कितने बचेंगे 3 9 चौक 36 और नीचे कितना आ जाएगा 9 से कटा 8। कितना आ जाएगा 8। फिर हम बात कर लें ये दोनों 4 से कट जाएंगे। अब अगर ये दोनों 4 से कटेंगे तो ये आ जाएगा 21/2। यानी कह सकते हैं कि 10.5%। ये कितना है 10.5%। तो इस सवाल का जो आंसर सही होगा वो 10.5%। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन इसका पहला सही होगा। 10.5% का उसे प्रॉफिट मतलब छूट देगा। वो क्या देगा वो छूट।
ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का एक बेसिक तरीके रूप में बताया गया है अभी ये। इसके और भी तरीके हैं, पर सोल्यूशन में और तरीके ज़्यादा बताए नहीं जा सकते अभी, इसलिए अभी इसको एक एक करके चलते चलिए। आगे जो सीटें जैसी आती जाएंगी, जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, तो ये तरीके और तरीके से भी सवालों को बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। उसकी यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो कह रहा है कि इस सवाल में कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो देख लेते हैं सवाल को। तो एक तरीका है, आपके पास ये इनकम है, ये क्या है इनकम, और आपका ये क्या है खर्च। तो जब भी परसेंट पूछे तो आप चाहिए तो रियल डाटा से करें या तो उनका अनुपात बना लें। अनुपात बनाने से आपका ये फायदा होगा कि आपको जो गुणा करने की जो स्थिति होगी वो आसान हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 3 जीरो से 3 जीरो कट सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा 19 और ये 5 से कट जाएगा 15। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी इनकम जो है, उसकी इनकम कितनी है 19 है और उसका खर्च कितना है, उसका 15 है। उसका खर्च कितना है 15 है। तो उसकी बचत कितनी होगी, अगर हम कहेंगे बचत अब कितनी होगी, तो बचत उसकी कितनी हो जाएगी 5। बचत कितनी हो जाएगी 5। और किसी भी व्यक्ति की बात कर लें कि खर्च प्लस बचत किसके बराबर होता है, इनकम। किसके बराबर होता है, इनकम। तो इनकम उसकी कितनी है 19 है, कितनी है 19। खर्चा उसका कितना है 15 है, खर्चा उसका कितना है 15 है। और इसकी जो बचत होगी, इसकी जो बचत होगी वो 4 होगी। उसकी बचत कितनी होगी 4। तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी, इसकी 4। अब उसने कहा इनकम में कितने % की वृद्धि हो रही है 18। तो इनकम कितने 18% बढ़ गया, कितने % बढ़ गया, ये 18% बढ़ गया। और खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है 12, तो ये कितने % बढ़ जाएगा 12%। बचत पूछा तो इंटू एक्स, तो हम कहेंगे 15 इंटू 12 कितने % आ जाएगा, ये 180%। प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x, ये कितना होगा 4x। और इसके बाद अगर हम बात कर लें 18 इंटू 19 करेंगे, तो 18 इंटू जब 9 करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर लें 18 इंटू 9, तो 18 में कितना आ जाएगा 162। हासिल कितने बचेंगे हमारे पास 16, और 18 कम 18, 18 16 कितने होते हैं 34। तो कितना आ जाएगा ये 342। % लगा हुआ तो % लगा देंगे, और ये जब उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 4x, और ये जब घटाएंगे आप उधर 180, तो आप इसको ऐसे भी घटा सकते हो कि यहाँ से इसको हमने हटा दिया और 180 हमने यहाँ पे % इसको घटा दिया, तो ये घट के क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद हमने कहा कि 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6। इसके बाद 1 जा चुका था, मतलब हासिल तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1। यानी कह सकते हैं 4x बराबर कितना है 162। तो हम 4 से इसको काट लें तो x बराबर का 4 एकम 4, ये कटेगा 4 चौक 16, फिर 0 लगा देंगे इस पे, और 4 पंचे 20। तो उसका जो x की जो वैल्यू आई बचत की है वो कितनी आ जाएगी 40.5। कितनी आ जाएगी 40.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर 4 नंबर का सही होगा वो कौन सा सही होगा 40.5%। ये चौथे क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर ये बात, चौथे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपसे, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची। उसका लाभ % कितना है, दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। फिर हमने वही बात कह दी थी कि जब भी आपसे % पूछे तो आप इनका अनुपात बना सकते हो, बड़े डाटा घटाने की इतनी जरूरत नहीं रहती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए आप,
और अगर चाहो तो 5 से कट जाएगा, अगर ना चाहो तो आप इतना ही लिख सकते हो। अगर इसको 5 से काटना चाहो 5 से कटेगा, अगर नहीं काटना चाहो तो इतना लिख सकते हो। तो हमने कहा खरीदी है, लाभ हानि के जब भी सवाल आए तो अपने आप को दुकानदार मानिए। आप जितनी बार खरीदोगे तो सीपी कहा जाएगा, जब बेचोगे तो क्या कहा जाएगा, एसपी। तो इस वस्तु की जो सीपी आई है, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है 350, और इस वस्तु का जो एसपी है मतलब विक्रय मूल्य तो कितना आ जाएगा ये 435। तो हमने कोई वस्तु 350 में खरीदकर 435 में बेच दी है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, हम बात कर लेंगे इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 85, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 85 का प्रॉफिट हो रहा है। और लाभ या हानि परसेंट हम कह देंगे प्रॉफिट परसेंट जो होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट कितने का 85 और सीपी कितनी है यहाँ पर 350, तो ये 350 और इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे, इतना काट लेंगे। और इसको काट सकते हैं 5 से काट दे तो ये कितना आ जाएगा 7, और ये 5 से काट देंगे तो अगर बात काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 और बचेंगे 5 7, ये 7 और ये 0 यहाँ पे चिपका देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 170 बटे 7। इसको काट लेंगे तो 7 दूनी 14 और बचेंगे कितने हमारे पास 3, तो 0 लगा हुआ है 30 हो गया, तो 7 28 यानी 24 के आसपास का ऑप्शन आपके पास एक है, ये सही कर सकते हैं। आगे का काटना चाहो काट सकते हो, 2 बचा है तो लगभग पूछा है, तो 28 2 तो 7 दूनी 14, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 8 56, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 24.3%, ऑप्शन में ये है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कितना सही हो जाएगा इसका 24.3%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक लंबवर्ती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। ये सवाल मेंसुरेशन से है, तो जीडी में मेंसुरेशन के भी सवाल आते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बेलन है, तो एक बेलन बना लेते हैं। यहाँ पर एक बेलन दिया है, एक बेलन का जो व्यास और बेलन का व्यास जो है, व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, तो व्यास कितनी दी गई, इसकी व्यास दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या दी जाएगी, जो त्रिज्या इसकी है वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 7, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, जो इसकी हाइट होगी, और हाइट उसकी कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। बेलन एक प्रिज्म होता है, ये वृत्ताकार प्रिज्म है। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है कि जैसे उसका बेस होगा, आधार होगा, वैसे उसका शीर्ष होगा। ठीक है, अब इसके जो आधार और शीर्ष दोनों सेम होते हैं, ऐसी आकृति क्या बोलते हैं प्रिज्म कहते हैं। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो एक फार्मूला, आपको अगर सभी फार्मूले नहीं पता हैं तो कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं कि आप ये फार्मूले याद रखेंगे तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात कर लें यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आधार का परिमाप कितना आ जाएगा 2 पाई r इंटू एच, ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 और पाई का मान 22/7 लिखना पड़ेगा यहाँ पर 22/7, क्योंकि पाई का मान यहाँ 22/7 दे रखा है। और त्रिज्या इसकी कितनी आई है 7, और ऊंचाई कितनी इसकी आई है 2, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 44 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये। फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे, अब इसका क्या निकालना है हमें संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ। दो फार्मूले लगवा रहा है ये, एक वक्रपृष्ठ और एक फिर क्या लगवा रहा है संपूर्ण पृष्ठ। तो एक वक्रपृष्ठ लगा रहा है, क्या लगा रहा है संपूर्ण पृष्ठ। तो हम बात कर लेंगे संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें, किसकी बात कर लें संपूर्ण पृष्ठ।
तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसकी अगर बात कर लें तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है तो इसमें अगर बात कर लें सीधे ये फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ये बनता है। तो यहाँ पे डाटा रख देते हैं तो कितना आएगा 2 × 22 बटे 7 × 7 और यहाँ पर 7 + 2, 7 से 7 कट जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 44, तो ये 44 आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 9। तो 9 × 44 जब करेंगे तो 9 × जब 44 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 36, और फिर न चौक 36, 36 और 3 39, तो कितना आ जाएगा ये 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ लें क्योंकि इन दोनों का सम बताना है, तो इन दोनों को जोड़िए आप। जब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या जोड़ के बनेगा, अगर बात कर लें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उधर दिया है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 4, 8 6 14 18, ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3, और ये कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आएगा। इस मेंसुरेशन में दो आपसे फार्मूला लगवाया उसने, एक लगाया उसने वक्र पृष्ठ का और एक क्या लगाया संपूर्ण पृष्ठ का। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा कौन सा सही हो जाएगा, इसका पहला 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए इस सीआई के सवाल से आप कर सकते हो, इसमें सीआई से सवाल ये आसानी से हो जाएगा सवाल ये। देखिए जब 2 वर्ष में दिया है, 2 वर्ष की बात की उसने, कितने वर्ष की बात की है 2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3% दिया गया है। और जब भी 2 साल की बात कर ले, कितने साल की बात कर ले 2 साल की बात कर ले, तो इसका एक फार्मूला होता है सीआई का a + b + a × b बटे 100, ये बात आ जाएगी। जहाँ पर a और b परसेंटेज लगाने हैं, ये परसेंटेज अलग अलग भी थे तब भी कर सकते थे कि पहले वर्ष 3% बढ़ी है और अगले वर्ष 5% बढ़ी है, तो यहाँ पे डाटा आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे सीधे क्या लिख दोगे 3 + का 3 और प्लस 3 × 3 और बटे कितना आ जाएगा आपके पास 100, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 0.09 कितना आ जाएगा 0.09, तो ये आपका जोड़ के आ जाएगा 6.09, ये बात बन जाएगी। इतनी बड़ी है और जब पहले अपने आप में रहा होगा 100% रहा होगा, कितना रहा होगा 100%, तो उसमें जोड़ लेते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी जनसंख्या पहले 100% थी, अब इतने परसेंट वो बढ़ चुकी है, तो हम जोड़ के लिख सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी वर्तमान जनसंख्या की बात कर लेंगे 106.09, ये जनसंख्या आ जाएगी अब। और ये जो परसेंटेज जनसंख्या है ये किसके बराबर आ जाएगा 21,218, किसके बराबर आएगा 21,218। तो ये जो आया है ये किसके बराबर आया है 21,218। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट हटाकर 00 बढ़ा दें क्या, इधर बढ़ जाएंगे इससे। और हम इसको अगर काटना चाहें तो इसको हम काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 दूनी 12। तो 1% की अगर बात कर लें तो जो 1% आपका आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट आपके पास लगे हैं, तो 1% यहाँ पे जो बात आ जाएगी वो किसके पर आ जाएगी 200 के बराबर। किसके बराबर आएगी 200, क्योंकि डबल है ये इसका, ये इतना क्या दिया है डबल, तो ये परसेंटेज में तो 1% किसके बराबर 200, 00 ये लगे हुए थे। तो यहाँ पर 100% किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। यानी 2 साल पहले उस शहर में भालुओं की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 20,000। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके पास 3 नंबर, कौन सही होगा 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, कह रहा है क्या एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी
और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। थोड़ा कंफ्यूजन के लिए क्रिएट किया है। 2 दर्जन में कितने पेन हो जाएंगे? 24, ठीक है। तो उसने कहा एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर बताना है। तो देख लीजिए, 40 पेंसिल, तो 40 जो पेंसिल खरीदी गई हैं, वो पेंसिल कितने में खरीदी गई हैं? 180 रुपए में। तो हम ये काट सकते हैं 0 से 0। तो हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल जो खरीदी जाएगी, तो इसको अगर काटेंगे 4 चौक 16, बचे कितने? 2.4 20, 4.5 रुपए में खरीदी गई। अब हम कह सकते हैं पेन की बात कर ले। 2 दर्जन पेन का मतलब होते हैं 24 पेन। कितने पेन है? 24 पेन जो खरीदे गए वो कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं? 124 पेन भी खरीदे जा रहे हैं कितने में? 180 रुपए में। 180 रुपए में। तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं, अगर काटना चाहें तो 6 से काट ले। पहले 6 से कटा ये 4, और ये 6 से कटा कितना आ जाएगा? 30। यानी 4 पेन का मूल्य किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक पेन का मूल्य बात कर लेंगे 7.5। किसके बराबर आएगा? 7.5 के बराबर आएगा। तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा 7.5, और एक पेंसिल का मूल्य कितना था? 4.5, और एक पेन का मूल्य कितना आ गया है? 7.5। कितना आ गया है? 7.5। और इनके बीच का अंतर पूछा है। इनके बीच का क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। तो 3 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 3 रुपए के बीच का अंतर 3 रुपए आपके पास आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका सी, यानी 3 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। 3 रुपए इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ए अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। वह अपने भोजन और वृद्धा आश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है। तो ए की आय क्या है? तो इस सवाल को आप डायरेक्टली मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि किसी व्यक्ति की जो आय होती है, किसी व्यक्ति की जो आय होगी, वो आय कितने परसेंट के बराबर होती है? 100। कितने परसेंट के बराबर होगी? 100 के बराबर। और 100 के बराबर होगी। खर्चा कितना हो गया है? अगर खर्च की बात कर लें, भोजन पे खर्च और वृद्धाश्रम में जो खर्च हुआ है, तो खर्च की अगर बात कर ली जाए तो 45% एक खर्च है जो भोजन पे खर्च है, और 5% जो खर्चा है वो किस पे खर्चा है? 5% वृद्धाश्रम में। तो टोटल कितना खर्चा हो गया हमारे पास? 50%। कितना हो गया? 50। शेष नहीं कहा है। अगर शेष कहा जाता तो इसका करने का तरीका बदल जाता। तो टोटल उसने 50% खर्च कर दिया है, और कमाया कितना है? कमाई कितनी होती है अपने आप में, मतलब आय कितनी होती है? 100। तो 50% की जो है वैल्यू, वो कितने रुपए के बराबर है? 28,500। किसके बराबर है वो? 28,500। 50% 28,500। तो हम कह सकते हैं कि 100% किसके बराबर आ जाएगी? 57,000। इसका डबल कर देंगे, 57,000। 50 का डबल कितने परसेंट है? 100। तो इधर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। तो उस व्यक्ति की जो आय आएगी वो कितनी आएगी? 57,000। कितनी आ जाएगी? 57,000। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? 2 नंबर। 57,000 उस व्यक्ति की कुल आय थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है टाइम एंड वर्क से सवाल लिया गया है। क्या कह रहा है? ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंट को 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देने आते हैं। मतलब ए कंटिन्यू रहेगा, बी और सी एक दिन छोड़कर एक दिन आएंगे, मतलब वो भी साथ में आएंगे। यानी कह सकते हैं कि सवाल में ए जो है अकेले एक दिन करेगा और अगले दिन ए के साथ बी और सी साथ में होंगे। तो कह रहा कि अकेले पहले शुरू कौन करता है? ए का काम को आरंभ करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये टाइम वर्क का सवाल देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए कितने दिन में कर रहा है? कर सकता है अकेले करता 12 दिन में,
बी की बात कर ले तो बी कितने दिन में कर सकता था? बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है। कितने कर सकता है? 8 दिन। बी 8 दिन में कर सकता है। सी उस काम को कितने कर सकता है? 10 दिन। तो सी कर सकता है 10 दिन। इनका लासा ले लेंगे, तो जब इनका जब लासा लोगे तो कितना आ जाएगा? 120। कितना आ जाएगा? 120। यानी कि टोटल काम जो है वो 120 है। तो ए कितने दिन में कर लेगा? अगर ये करना चाहे तो ए एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में कितना करेगा ये? 10। बी एक दिन में कितना कर लेगा? तो बी एक दिन में कितना कर लेगा? 15। 8 का भाग लगाओगे 15। और सी की बात कर ले 10 का भाग 12 में लगाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12। तो सी जो है एक दिन में कितना करेगा? 12। आप काम को करवाते हैं वैसे, तो इस सवाल में थोड़ा सा रहेगा कि आप बड़ा डाटा है नहीं, आप ऐसे ही काम करवा लें, क्योंकि आप पेयर बनाएंगे फिर आप घटाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अगर भूल गए तो आगे निकल जाओगे। कोई बड़ा डाटा ऐसे कर लो। तो पहले दिन हम काम किससे करवा लें? पहले दिन हम काम करवाएंगे ए से, और ए कितना करेगा? 10। अगले दिन काम करने आएंगे ए के साथ बी भी आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? सी। यानी अब तीनों मिलके काम करेंगे। तीनों मिलके अगर वो बात कर लें तो 10 और 15 25, 25 और 12 कितना करेंगे? 37। यानी अगले दिन काम जो हुआ है 37 हुआ है। अब जो तीसरे दिन की बात कर ले, तीसरे दिन की बात करें तो ए ही आएगा, और ए कितना करेगा? 10। तो हमने कहा 37 और 10 47 और 10 57। अगले दिन फिर बात कर लें। चौथे दिन की बात कर लें तो चौथे दिन फिर तीनों आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और कितना करेंगे ये? 37। तो देखिए अभी 120 नहीं हुआ है, अभी दूर है एक और। तो अगले दिन जब बात करें पांचवें दिन तो ए आएगा, तो कितना करेगा ये? 10। तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं ऐसे, 37 और 37 कितना हो जाएगा? 37 और 37 74 हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद 10 10 10 कितना हो जाएगा? 30। मतलब 104 काम हो गया है। और दिन कितने खर्चा हो गए हैं? 5। कितने खर्चा हुए हैं? 5। तो हम कहेंगे इसमें से 104 काम हटा लीजिए, क्योंकि अगले दिन जो काम आएंगे करने वो तीनों आएंगे, काम तो कम बचा हुआ है। तो 120 में 104 हट जाएगा, तो काम कितना बचेगा आपके पास? काम बचेगा आपके पास 16। कितना बचेगा? 16। गलती यहाँ पे 16 बचेगा। और तीनों मिलकर करते कितना है? 37। कितना करते हैं? 37। तो कितने दिन हो गए ये? 5। यानी टोटल कितने दिन हो गए? 5। यानी ऑप्शन एक बार देख सकते हैं कि 5 के आसपास का कोई सवाल है यहाँ पर? तो हाँ, ये पहला ऑप्शन है। तो आप चाहो तो आगे करो, और चाहो तो इसको यही टिक कर दो, चाहो तो इसमें भाग लगा दो, तो आपके लगभग 4 के आसपास आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर। और आपको लगे तो 5 दिन तो कंप्लीट है, इसमें भाग लगाएंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नहीं जाएगा तो भाग लगाना पर 0 लगाना पड़ेगा। महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देख लेते हैं। वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि महिलाओं की बात कर ले, तो 5 महिलाएं कितने दिन में कर रही थी? 8। उसी काम को बात कर ले कि 8 बच्चे, अगर बच्चों की बात कर ले, यहाँ पर बच्चों की अगर बात करें तो 8 बच्चे उसी काम को पूरा कर रहे थे कितने दिन में? 10 दिन में। काम बराबर होगा, क्योंकि फार्मूला होता है टोटल वर्क बराबर होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ये फार्मूले चलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 8 से 8 कट जाएगा, 5 से कटा 1, और ये कितना आ जाएगा? 2। हम ये कह सकते हैं कि एक महिला का काम 2 बच्चों के बराबर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि महिला बटे बच्चे बराबर आ जाएगा 2/1। महिला कैपेसिटी 2 है और बच्चे कितनी है? 1 है। और किसी भी काम ले लें, हम इधर वाले का काम ले लें या इधर वाले का काम ले लें, उसने कहा कि 5 महिलाएं 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और एक महिला कैपेसिटी कितनी है? 2। तो 5 महिलाओं कैपेसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताइए? 10। कितनी हो जाएगी? 10। और काम कितने दिन में हो रहा है ये? 8। कितने में हो रहा है ये? 8 दिन में हो रहा है। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। फिर उसने कहा कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे। एक महिला कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर? 2। तो 2 महिलाओं कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 4। और एक बच्चे कितनी है? 1। और बच्चे यहाँ पे कितने हैं? 4। तो कितनी कैपेसिटी आ जाएगी? 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल वर्क ये आ जाएगा नीचे 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। और ये 8 से 8 ये कट जाएगा। तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में। कितने पूरा कर देंगे इसको? 10 दिन में पूरा कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तीसरा ऑप्शन इसका आपका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, रूट 6 कामा रूट 8 कामा रूट 21 का चतुर्थानुपाती। जब मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पे सवाल आते हैं, इसके लिए आप एक तरीका ये कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूले बना भी सकते हैं। कैसे? जब कभी दो संख्याएं दी हों a और b और आपसे कह दें मध्यानुपाती, तो बीच में क्या मान लोगे? x। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि पहली दो का अनुपात बाद की दो के अनुपात के बराबर होता है, आखिरी की दो को मतलब अनुपात के बराबर होता है। आखिरी मतलब दूसरी नहीं यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a बटे x बराबर x बटे b। तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ab। तो x बराबर क्या आएगा? अंडर रूट ab। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मध्यानुपाती। अगर बात कर लें यहाँ पर a b x, क्या आ जाएगा? a b x। तो यहाँ पे कहेंगे, अब आपसे कह देगा कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये क्या है? तीसरी, तृतीयानुपाती। तो हम कह सकते हैं कि a अपॉन b बराबर हो जाएगा b अपॉन x। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? a x बराबर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर अपॉन a। ये हमारा क्या होता है? तृतीयानुपाती। अब बात कर रहा है चतुर्थानुपाती, मतलब चौथी की बात कर रहा है। तो तीन संख्याएं देगा तो तीन संख्याएं ऐसे हो जाती है यहाँ पर कि a b c और यहाँ पे क्या मान लोगे? x। तो पहले दो का अनुपात तो क्या आ जाएगा? a अपॉन b और यहाँ पे c अपॉन x। तो क्या आ जाएगा? ax बराबर b c। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? b अपॉन c अपॉन a। तो ये हमारा कौन सा आ गया? चतुर्थानुपाती। इसी लेवल का ये सवाल है आपका, इसी लेवल से आपका ये सवाल दिया गया है। तो ये तीन फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ये आपका होता है मध्यानुपाती, ये आपका होता है तृतीयानुपाती और ये आपका कौन सा होता है? चतुर्थानुपाती। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस सवाल को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या दिया है? तो ये वाला फार्मूला लगा दें यहाँ पर। तो लगाना चाहेंगे तो ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा कौन सा है? c। तो x बराबर क्या आ जाएगा? bc। तो रूट 8 इंटू रूट 21 अपॉन रूट 6। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये स्थिति हो सकती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। तो क्या लिख देंगे इसको? 2 रूट 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 7 और नीचे क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 3। तो ये ऐसे कट भी जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो x ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 रूट 7। कितना आ जाएगा? 2 रूट 7। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? 2 रूट 7। ये आपका पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बात जाए, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपके पास ये है। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे कितना है? 240 जा रही है। यदि वो अपनी गति समान गति से आधी कर दे तो पहले चाल निकाल लेते हैं। और हम कह सकते हैं कि चाल का जो फार्मूला होता है, जो गति बराबर होती है, वो क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है? 240। समय कितना दिया है इसमें? 5। तो इसको अगर हम काटना चाहें तो कितना आ जाएगा? ये काटेंगे तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। अब उसने कहा कि उसने गति को आधी कर दी है, तो गति उसकी 48 है। अगर इसका आधा कर दें तो आधा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है उसी दूरी को कितना वो तय करने में कितना समय और लगेगा। तो दूरी कितनी दी है? 240। तो हम बात करेंगे 240 बटे 24। ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है। तो हम कह सकते हैं ये किलोमीटर की दूरी है और ये कितना है? ये इसकी चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से काटे कितने घंटे लग जाएंगे टोटल? ये 10 घंटे। तो उसने कहा कि कितना अधिक समय और लगेगा। तो पहले 5 घंटे लग चुके हैं, अब लग रहे हैं 10 घंटे। तो कितना ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर? 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये समस्या है कि ऑप्शन 10 भी लिखा, तो अब जल्दबाजी में करेंगे इसमें आ जाएंगे डायरेक्ट। तो उसने ये आ जाएगा आपका बी आंसर सही होगा। 5 घंटे यहाँ पर कितना सही होगा? 5। अगले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्या है? एक दुकानदार अपनों ये क्या लिखा है? अपनों वस्तुओं पर, अपने लिखा होगा, अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि 2400 रुपये उसका अंकित मूल्य है
तो उस वस्तु के लिए दुकानदार कितने रुपए क्रय मूल्य भुगतान करना है। तो देखिए एक सवाल ऐसा आता है, ये हम लाभ हानि में जब सेक्शन में पढ़ेंगे तो पूरी बात करेंगे। जब भी आपसे एमआरपी की बात कर ले और आपसे सीपी की बात कर ले तो इसका एक फार्मूला डाइव कर सकते हो आप। सीपी लिखोगे 100% माइनस के डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी की बात कर लें, अगर किसकी बात कर लें एमआरपी की, तो 100% और प्लस का प्रॉफिट परसेंट। तो हमने कहा कितने का डिस्काउंट है 40, तो यहाँ पे लिखोगे 100% और माइनस के 40%, कितना बचेगा यहाँ पर 60, कितना बचेगा 60। और हम बात कर ले एमआरपी बात कर ले तो एमआरपी में कितने यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है उससे 20, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 100% और प्लस का 20%, तो कितना आ जाएगा ये 120। अगर हम इन पे बात कर ले तो अनुपात क्या बन जाएगा 1:2, कितना बन जाएगा 1:2। तो वस्तु की जो अंकित मूल्य वो कितना दिया है 2400, यहाँ पर इसका क्या अनुपात दिया है 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 2400, 1 बराबर कितना आ जाएगा 1200, तो उसकी जो सीपीआई हो कितनी आ जाएगी यहाँ से 1200। ये आप आसानी से कर सकते हैं सवाल। तो ये सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसे बात करते हैं। तो इसका आंसर इसका कौन सा से आपका 3 नंबर सही होगा। इसका आंसर कितना आएगा 1200, कितना आएगा इसका 1200। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको औसत चाल बराबर, एक तो कई तरीके होते हैं आजकल के सवाल जो आ रहा है कि 3-3 दूरियां देते हैं तो उसके लिए अलग तरीका होता है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। कैसे, एवरेज बराबर होगा 2xy अपॉन x प्लस y, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर जाने की चाल कितनी दी गई है 64 इंटू 64, और आने की चाल कितनी दी गई है 16, और यहाँ पर x प्लस y मतलब 64 और प्लस के कितने हो जाएंगे 16। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, अगर हम कहेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल ऊपर ना करें पहले आप ऐसे ही लिख लें इसमें, तो लिखेंगे 2 इंटू 64 इंटू 16, और नीचे अगर जोड़ना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 80, कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। अब इसको हम काटना चाहें तो इसको आप ऐसे काटिए, इससे ना काट दें 5 बार क्योंकि नीचे जीरो रखिए, तो 8 से काटिए कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 8। 16 इंटू अगर हम करेंगे ये 16 इंटू 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 16, और नीचे कितना चल रहा है 10, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256, और नीचे आपके पास कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो औसत चाल आएगी वो आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका इसका 6 नंबर। कौन सही होगा इसका 6 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या कह रहा है, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी, तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 घंटियां दी गई हैं। जो पहली घंटी है वो बज रही कितने समय के बाद 12 सेकेंड के बाद, कितने बार बज रही है 12 सेकेंड। दूसरी घंटी जो बज रही है कितने के बाद बज रही है यहाँ पर 18 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद 18। तीसरी जो घंटी है वो कितने बज रही है यहाँ पर 24 सेकेंड के बाद, 24 सेकेंड के बाद। चौथी जो घंटी है वो बज रही है यहाँ पर 36 सेकेंड के बाद, और जो 5वीं घंटी है वो जो बज रही है वो 45 सेकेंड के बाद। तो जब भी घंटियों वाले सवाल आ जाएं तो आप इन सवालों के लिए आप लासे का करेंगे, इसमें एलसीएम से इनको सवाल को करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन सभी का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे इनका एलसीएम। 12, 18, 24, 36 का एलसीएम निकाल लिया जाए तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपका कितना, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम माने बड़ी संख्या कौन सी है 45, और 45 में क्या क्या होता है 9 और 5 क्या होता है, और इस 36 में क्या होता है 9 और 4, तो 9 चला गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4। फिर हम बात कर लें कि इस 24 में क्या होता है 6 और 4,
तो हम बात कर लेंगे 6 और 4 होता है, तो 4 तो इसमें निपट गया, और इस 45 में क्या था 9 और 5, तो हमारे पास जो 6 था उस 6 में 3 निपट गया होगा, 1 2 बचा होगा, तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या कर लेंगे इंटू यहाँ पे कितना कर देंगे हम 2, कितना कर देंगे यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हम कहेंगे अब इस 18 में क्या है 6 और 3, तो 6 इसमें निपट जाएंगे 9 में, और ये निपटे, और 12 में क्या है ये पूरे इसमें कट जाएंगे। तो अब इसका जो आंसर एलसीएम आएगा कितना आएगा 360, कितना आ जाएगा 360, एलसीएम इसका कितना आया 360, ये तरीका होता है। अब अगले जो सेकंड के बाद मतलब बजेंगे वो 360 सेकंड के बाद एक साथ पुनः बजेंगे, ये सेकंड है, जब सेकंड को मिनट में चेंज करना होगा तो किसका भाग लगाएंगे इसमें हम 60 का, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा 9:06 इतने पर एक साथ पुनः बजेंगे, तो आंसर कौन सा ये वर्ड 3 नंबर इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कह रहा है 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर, ब्याज वार्षिक रूप से, ब्याज क्या दिया है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपये हो जाएगी, ये दिया है। ये सीआई का सवाल है और ये ठीक ठाक सवाल है। इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम करना चाहें कि मूलधन और समय दिया यहाँ पर कितनी हो जाएगी और मिश्र धन का जो अनुपात है, तो हम अनुपात निकाल के कर सकते हैं इसको आसानी से। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर ये 80,000 है और यहाँ पर कितना दिया है 1,17,128 ये दिया है। देखिए इसको आप काट लीजिए ज़्यादा सही है, इसको अगर 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 10,000, कितना आ जाएगा ये 10,000, इसको भी 8 से काटना पड़ेगा, 8 से अगर काटेंगे तो 8 एकम 8 बचेंगे कितने हमारे पास 3, तो 3 बचे, तो यहाँ पर 8 चौक 32 और 32 कितने बचेंगे हमारे पास 5, तो ये कितना आ जाएगा 8 छंग 48, तो कितना बचेगा हमारे पास 3, तो आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 एकम 8, यानी कह सकते हैं कि 10,000 से 14,640 हो गया है। कितने समय के बाद कह रहा है कि ये हो जाएगा, मतलब तो आप देख रहे हैं कि 10% लिखा है और 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी एक साल में 10 से ये क्या हो गया होगा 11, क्या हो गया होगा ये 11 एक वर्ष में। तो आप देख सकते हैं कि 10 की पावर ये 4 लिखा है और ये 11 की पावर 4 लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई धनराशि 10 से 11 हुई है कितने समय में एक साल में, तो 4 साल में वो कितनी हो जाएगी 10,000 से 4 साल में 10,000 से कितनी हो जाएगी 14,641, कितनी हो जाएगी 14,641। ये आपको कुछ डाटा को डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो समय आएगा वो कितने समय आ जाएगा यहाँ पर 4 साल, क्योंकि यहाँ पर ये उसने दे रखा है, तो आप इनका ये 4 साल में यानी 10 की वैल्यू कितनी 10 से 11 होती है, तो 4 साल में कितनी हो जाएगी 10,000 और 11 वैल्यू 4 साल में कितनी हो जाएगी 14,641, ये बन जाएगी। तो कितना समय इसका आएगा 4 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास बताना है, क्या बताना है व्यास। तो बात कर लेते हैं कि दोनों के आयतन तो बराबर ही है, तो हम कहेंगे आयतन बराबर है, तो पहले किसका आयतन निकालेंगे हम शंकु, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9, यानी हम इसके जो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला इसका, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और इंटू h, ये होता है शंकु का आयतन। और जो बेलन के आयतन की बात कर लें, अगर हम बेलन के आयतन की बात कर लें तो बेलन का जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है बेलन का आयतन। ये दो फार्मूले होते हैं, मेंसुरेशन तो तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल है ये। तो बात कर लेते हैं, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब r2 बनता है, और r इसकी कितनी दी गई 9, तो यहाँ पे क्या गया इंटू 9, और h कितना दिया गया है 15, कितना दिया गया है 15।
तो इसके बाद ये दिया गया है, फिर हम कह सकते हैं इसके बाद इसको ऐसे हम लाइन खींच देना इसमें, और हम किसके बराबर कर दें, बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, और इसकी त्रिज्या बतानी है तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर और इंटू कितना दिया है, एच कितना दिया है इसका 45, कितना दिया है 45। तो यहाँ पे देखिए काट सकते हो आप, काटना ये 15 से काट दिया, कितनी बार कटा ये 3, कितनी बार कटा ये 3, पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर का जो मान आया वो कितना आ गया है 9, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3। और ये गलती यहाँ पर ये होती है कि आपने जैसे आर का मान 3 निकाला और आप तुरंत इसमें 3 आंसर कर देते, जबकि पूछा उसने क्या है, बेलन का व्यास, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो व्यास कितनी आ जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, दूसरा सही होगा। कौन सा सही होगा इसका, दूसरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसे 18% का लाभ है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए सीपी अपने आप में 100% होता है, कितने परसेंट होता है 100। जितना प्रॉफिट होगा उस सीपी में जोड़ता जाएगा वो एसपी में आ जाएगा। तो एसपी जो होगी 18% लाभ है तो कितने परसेंट के बराबर होगी, 118%। और 118% किसके बराबर है, ये 2832, 118% के है। तो हम इसको काट लें, इसको तो 118 से काटेंगे तो 118 कम 118 एक बार में कट गया ये, और 118 दूनी से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 236, कितना आ जाएगा 236। और ये घटाएंगे इसमें तो ये 13 में से अगर हम बात कर लें 6 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, और ये 7 में से कितना जाएंगे 3, तो कितना बचेगा ये 4। और हमारे पास बाद में कितना दिया है 2, और हमने कहा कि ये जो आ जाएगी वैल्यू बाद में 2 बचा है, तो 1% बराबर जो आ गया आपके पास, ये 2 बचा हुआ है। अब ये काटा है भी, कटा नहीं पूरा ही है, ये घट गया है और 18 से कटा है, तो 118 चौको कितनी बार जाएगा, ये 2 बार गया ही था ये, तो 118 चौको कितनी बार जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 24। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी 24। तो हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू है 24, और सीपी अपने आप में कितने परसेंट का है 100, तो कितना आ जाएगा ये 2400। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा ऐसे आप काटने का प्रयास करें इस पे। अगले सवाल की बात कर लें। सवाल नंबर आपके पास आखिरी सवाल है आपका, सवाल नंबर 20 आपके सामने ये है। कह रहा कि 20, 40, 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 20, 40, 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, हाँ क्या ये क्वेश्चन बीच में हम पढ़ रहे थे, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ तो लग ही रहा था यहाँ पर। यहाँ पे कह रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या की बात करें तो 41 मिल जाती है। अभाज्य के लिए कोई फार्मूला ना पड़ी है, जब भी पूछेगा सवाल तो बहुत कम रेंज में पूछता है, इसलिए आपको डायरेक्ट बस पता होना चाहिए। और एक हमारी 43 हो जाएगी और एक हमारी क्या हो जाएगी 47। तो आपको 3 ही अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, इसका पहला सही होगा। ये सवाल बहुत खतरनाक होते हैं कि अगर बात कर लें कि 3 है तो जल्दबाजी में इसका आंसर का ऑब्जेक्ट टिक लगा दो, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं इसने। तो ये 3 है किसमें, पहले ऑप्शन में, तो कौन सा इसका सही होगा, पहला। तो ये मैथ के 20 क्वेश्चन थे। अभी शुरुआती कुछ